अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर में तब्दीली की कहानी बनाम सरकार। नाज़रीन, हम सारे तब्दीली के मुतलाशी थे, चाहते थे कि तब्दीली आए और मुल्क जो सा है वो तरक्की करे। खान साहब जब इलेक्शन जीत गए और ये पता चल गया कि खान साहब जो से हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इत्तेहादी राज़ी भी हो गए, तो उन्होंने एक तकरीर की। उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है और इंसानी तरक्की है, जो अपनी सारी कैंपेन में कहते आए कि ये बड़ी ज़रूरी है और इंसानी तरक्की के ऊपर हमें ज़ोर देना चाहिए, और मैं अब इंसानी तरक्की करूँगा और आपको ये रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा कि मैं एक कम अरसे के अंदर किस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करता हूँ। सुने जाके ज़रा उन्होंने क्या कहा, जिसको सुन के एक दफ़ा हर बंदा जो सा है वो जज्बाती हो गया और उसको लगा कि वाकई यार ये बंदा तब्दीली ले आएगा। सुने क्या कहा उन्होंने। मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने जिधर हम अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लें। जो हमारी रियासत बन गई है वो उसका उल्टा है। ये जानवरों का निज़ाम, हैवानों का निज़ाम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमज़ोर जो इस मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ जाएगा उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको साबित ये करके दिखाऊंगा। चाइना से दूसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो करप्शन है। चाइना ने करप्शन के ऊपर जिस तरह जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह के उन्होंने 4 सालों के अंदर 400 वज़ीरों को पकड़ा है, उन्होंने एक मिसाल सेट की है कि क्राइम डज नॉट पे। जब आप एक करप्शन के ऊपर से करप्शन के ऊपर पढ़ते हैं तो तब करप्शन एक माशरे में नीचे आती है। तो वो करप्शन के ऊपर भी हम इंशाल्लाह चाइना से सीखेंगे। उनसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक ऐसे ताल्लुकात हों जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, यानी एक ऐसे हों जो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद हो। अभी तक बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात वन वे रहे हैं, यानी कि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान को इमदाद करता है उनकी, अमेरिका की जंग लड़ने के लिए। इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। मिडल ईस्ट के अंदर हम कंसिलिएशन यानी हम एक सालिस का किरदार अदा करें, ताकि हम ये जो टेंशन्स हैं मिडल ईस्ट में, आपस में ये जो लड़ाई हैं जो नेबर्स के बीच में हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनको इकट्ठा करें। हम यानी एक वो मुल्क बने जो कि लड़ाई ख़त्म करे बजाय लड़ाइयों के अंदर शिरकत करे, जो अब तक बदकिस्मती से हम करते आए हैं। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। खान साहब ने कहा सड़कें नहीं इंसानों पे तवज्जो देनी चाहिए, और हमें सड़कें बहुत सारी थी लाहौर शहर के अंदर। हम सड़कें देख देख परेशान हुए थे। 2 साल गुजर गए तब्दीली को, कोई सड़क नहीं बनी, कोई इंसान पे कोई खर्ची नहीं हुई। हम परेशान हो गए। हमने कहा यार चलो पहले सड़कें तो कम से कम थी, ना शुक्री हमने कर दी। ये क्या हो गया हमसे कि हमें सड़कें भी नहीं मिल रही और इंसान पे भी पैसा नहीं लग रहा। तो इस परेशानी की आलम में थे, और आपको पीछे दिखाते भी आए कि भाई 2-4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लाहौर शहर में बनने के करीब थे, लेकिन वो नहीं बनाए गए क्योंकि बार बार यही कहा जाता रहा कि हम इंसानों पे लगाना चाहते हैं। लेकिन अभी 5 दिन पहले एक अजीब सी चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि फिरदौस मार्केट का एक अंडरपास, उसको बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब ने इफ्तिताह किया है। और मुराद राज साहब, क्योंकि उनके हलके में है ये, उन्होंने भी इसका वहाँ मौजूद थे और उसके साथ थे। तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत से ये बनना था, लेकिन उसमें कुछ पैसे बचाए गए और ये अब 1 अरब और 76 या 73 गालिबन करोड़ के लगभग ये बनेगा और इस पर इतना खर्चा आएगा। ये तमाम का तमाम प्रोजेक्ट इसलिए रखा गया है। एक और अंडरपास पेशे खिदमत है। तो जनाब, जो लोग सड़कों को और अंडरपासेस को मिस कर रहे थे, तो अंडरपास बनने लगा, परेशान ना होना। जो पहले प्रोजेक्ट थे वो क्योंकि इनके नहीं थे, इसलिए वो जो पिछले वाले हैं जब वो दोबारा आएंगे वो खुद ही बना लेंगे। तो ये इन्होंने ये वाला बनाना है और फिर बाद में इस वाले के ऊपर पिछले वालों ने आके उनको कहना है कि जनाब इसके अंदर बड़े घपले हुए हैं, ये जो सा बन नहीं रहा। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और खूबसूरत चीज़ है, वो ये रही जनाब कि ये प्रोजेक्ट उसी कंपनी को दिया गया जो BRT पेशावर की बना रही है। तो परेशान नहीं होना अगर आपने, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाए, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, हो जाएगा, लेकिन परेशान नहीं होना अगर ये थोड़ा सा लेंथी हो जाए। तो जब जाके देखते हैं जनाब कि ये तो प्रोजेक्ट जो है बन रहा है, और खान साहब जो हैं वो बड़े मुतमईन थे, वो चाहते हैं कंस्ट्रक्शन को जो है वो प्रमोट किया जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। अब जाके उनको ख्याल आया। पहले वो कहते थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर तमाम चीज़ें लगनी चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, जो बड़ी अच्छी चीज़ है।
क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है सड़कों की निस्बत। मेरा मानना ऐसा है, आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं। तो खान साहब जो उनसे हैं उन्होंने ये शुरू किया है नया प्रोजेक्ट फिरदौस मार्केट के अंडरपास का, बड़े खुश हैं। हालांकि लाहौर शहर के अंदर अगर आप देखें, अगर लाहौर शहर के रहने वाले हों उनको पता हो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त इमामिया कॉलोनी के फ्लाईओवर की है, उससे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर सर्कुलर रोड पे दो मोरिया पुल के ऊपर अंडरपास की है, उससे ज़्यादा ज़रूरत जो सी है वो और बहुत सारी जगहों पर है लाहौर शहर के अंदर जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, वहाँ पर अशद ज़रूरत है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की। लेकिन फिरदौस मार्केट में शुरू कर दिया गया। पहले वहाँ पर एक ब्रिज बना था, उसका नाम है हनी ब्रिज है तो वो शेरपाव ब्रिज, लेकिन उसे हनी ब्रिज लोग शरारती लोग कहते हैं। वो जब मैं हनी ब्रिज कह रहा हूँ तो आप समझ ही गए होंगे। अब ये अंडरपास है, अब वाले बादशाह ने बनाया है, अब ये पता नहीं कौन सा अंडरपास होगा और लाहौरिये इसे क्या नाम देते हैं, देखते हैं क्या नाम देते हैं। नाज़रीन, ये फिरदौस मार्केट का ब्रिज है जिसका इफ्तिताह किया सरदार उस्मान खान बुज़दार ने, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट के मुंह पे तमाचा था कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट तुम्हारी ऐसी की तैसी। ह्यूमन डेवलपमेंट से याद आया, इसी फिरदौस मार्केट में जहाँ पर ये अंडरपास बन रहा है 2 अरब रुपया लागत लग के, उसी के 2 गलियाँ पीछे यानी कि मार्केट के पीछे आबादी है, उसे कहते हैं मक्का कॉलोनी। मक्का कॉलोनी के अंदर पीने का साफ़ पानी सिरे से ही नहीं है, गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। अभी रिसेंटली एक गली बनाई है उन्होंने, लेकिन बाकी की गलियाँ उसी तरह टूट फूट का शिकार हैं। शुरू में मुझे लगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो वो जब 100 दिन कंप्लीट हुए तो उन्होंने एक तकरीर की। उस तकरीर को मैं बड़े गौर से सुन रहा था और मैं चाहता था कि शायद कुछ आउटकम निकलेगा, शायद जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही 100 दिन की परफॉर्मेंस में, खान साहब वो हमें ज़रूर बताएंगे, और ये कम से कम यही बता देंगे कि मेरी सिमत दुरुस्त है। उसमें आगे उन्होंने कहा कट्टे और भैंसें और पता नहीं क्या क्या, बकरियां, अंडे, चूजे, सब चीज़ें डाल दी। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं कहा यार ये कट्टे, भैंसें, चूचे, ये क्या चीज़ें कह दी हैं, ज़रा जाकर सुने। जब उन्होंने कहा था तो वहाँ बैठे हुए लोग भी हंस रहे थे, सुने ज़रा। हमने देसी मुर्गियों की, हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें अरबों डॉलर की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको, अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। हंस रहे थे ना, वहाँ बैठे हुए लोग भी हंस रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने कप्तान की किसी भी बात को मजाक में नहीं लिया। वहाँ बैठे हुए लोगों ने लिया होगा शायद, लेकिन मैंने लिया। मैंने सोचा कि यार वाकई कट्टा पालना जो सा या भैंस पालना जो सा है ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो हम गए खुद जाके, हमने देखा कि भैंस पाल के देखें कि क्या सूरत हाल बनती है, तो ज़रा जाके देखें। हमने भैंस वालों से बातचीत की, भैंस पालने की कोशिश की और भैंस लेके फिरते भी रहे। तो भैंस से प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता, ज़रा जाके देखें हमने क्या एक्सपीरियंस किया। गाय, भैंसें, उनके लिए इस तरह की चीज़ें देंगे उनको। जो भैंस आप मेरे पास देख रहे हैं ये मुझे इमरान खान साहब ने नहीं दी, क्योंकि ये बड़ी तगड़ी है, वो थोड़ी माड़ी भैंसें हैं। लेकिन ये जो भैंसें हैं ये खान साहब के बकौल आखिरी सहारा है हमारा। हमारी मईशत जो सी है वो इनसे संभल सकती है और हम जो उनसे हैं बड़ा तरक्की कर सकते हैं इसके साथ। अब जानना ये है कितनी तरक्की कर सकते हैं वो आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। भैंस जो सी है वो बड़ा खूबसूरत जानवर है और आपके लिए, घर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। दूध देती है, लेकिन दूध कितना देती है, किस तरह देती है, ये सारा एक मैकेनिज़्म है, ये एक मैथमेटिक्स है जिसको समझने की ज़रूरत है। और जिन्होंने खान साहब को समझाई है वो मैथमेटिक्स, वो पता नहीं कौन लोग हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इतने आसान नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। उनके लिए इस तरह की चीज़ें देंगे उनको। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा सारा प्रोग्राम है वो कोई हमारी राय नहीं है, वो हमारा मुशाहिदा है कि आज हमने जो अखज़ करेंगे, जो भी बात करेंगे वो आपको यहाँ मौजूद लोगों से, उन लोगों से जिनका बिज़नेस है ये लाइफ स्टॉक का, जो ये लाइफ स्टॉक का काम करते हैं, उनसे पूछे करेंगे। और हुकूमत जो जिस तरफ जा रही है और वो मईशत के लिए सीरियसनेस अपनी शो कर रही है,
थ्रू दिस प्रोजेक्ट जो अभी इन्होंने शुरू किया है हालत का, जिसमें भैंसें जो हैं बेवा औरतों को, सिर्फ बेवा औरतों के लिए भैंसें और लाइफ स्टॉक दिया जा रहा है, तो उसमें वो कितना एक उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, कितना एक उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? अल्लाह पाक भाई कितने डंगर रखे जे? डंगर तकरीबन 6 ਤੋਂ 7 डंगर है 6 ਤੋਂ 7 डंगर ने। अच्छा, अगर एक मझ होवे, जी, मझ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, हाँ ਲੱਖ जी, ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ? दिन ਦਾ अगर ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ 7-8 ਕਿਲੋ। 7-8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ? ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो सरकारी रेट भी है। 70 रुपए किलो दूध बिकता है, और अगर ये भैंस 7 या 8 किलो देती है तो उसके बाद 70 रुपए किलो का दूध आप बेचते हैं तो वो प्रॉफिट आपका आएगा। अच्छा ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਾਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੜਾਈ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਠੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਡੰਗਰ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 300-400 ਦਾ, ਤਾਂ 300-400 ਦਾ 7-8 ਡੰਗਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਚਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੱਝ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਮੱਝ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ, ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ 11-12 ਲੀਟਰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ 3 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 3.5 ਤੱਕ, 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ, 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਲੀਟਰ ਦੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚਾਰੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ, 5 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਸੂਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਸੂਏਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਟੀ ਪਾਲੀ ਨਾ, 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਬਣਦੀ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਜਵਾਨ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੁੜ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿ ਸੂਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸੂਏਗੀ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਏਗੀ। ਉਹ ਸੂਏ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 4 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਾਏਗਾ ਜਾਨਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਸਿर्फ खा रहे हैं पी रहे हैं, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ है। ठीक है। आप कहते हैं ना मुझे जमहूरियत बहुत पसंद है, तो जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं। ये जितने भी आपके अवाम हैं ये फ़कीर नहीं है आपके दर पे आए हुए, ये लोग आपको वोट डाला है, अपनी सबसे कीमती चीज़ आपको दी है और आप उसके कस्टोडियन हैं, इनके हकूक़ के कस्टोडियन हैं और इनके हकूक़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपकी है। आपने इनको फ़कीर नहीं बनाना, आपने इनको रोज़गार देना है, इनको मौक़े देने हैं। और पाकिस्तान में फ़कीरों की फ़ौज खड़ी करने की बजाय अगर आप कोशिश करें कि इनके हाथ में औजार दें, इनके हाथ में हुनर दें और यहाँ से प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएँ, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा। भैंस का जो कंक्लूजन निकालते आ रहे हैं हम, उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं, वो यही है कि जानवर जो उनसे है वो जितना अच्छा मिलेगा गरीब को, वो उतना फ़ायदेमंद होगा उसके लिए फ्यूचर में, कि उसकी लाइबिलिटी कम होगी और वो कमोडिटी बन जाएगा। तो अभी हम जहाँ जिस फार्म पे आए हुए हैं वहाँ भैंसें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इसके बाद आपको बड़े फार्म पे लेके जाएंगे और ये भैंस का लाइफ स्टॉक का जो बिज़नेस है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
भाई साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक ठीक ठाक हो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਇਹ ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 70,000 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਲੱਖ ਵਾਲੀ 70,000, ਉਹ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦਿਨ ਚ ਦੋ ਟਾਈਮ 7-8 ਕਿਲੋ ਦੇ 7-8 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ 7-8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵਿਕਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਥਰੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਥਰੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਖਰਚਾ ਜੀ ਕੋਈ 300-400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 300-400 ਰੁਪਏ 300-400 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਚੂਰੇ ਦਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 7-8 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 90-100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 90-170 ਉੱਥੇ 70 ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਾਓ ਤੇ 7-8 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ। 500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ 500-600 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ 300-400 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਪਿੱਛੇ। 200-300 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 200-300 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੱਝ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ। यानी कि अगर नई 7-8 किलो जो सी भैंस है वो दूध दे एक दरमियाने कैटेगरी की भैंस है जो दूध देती है, औसत कैटेगरी की जो भैंस है अगर वो दूध दे 7-8 किलो और 7-8 किलो 70 रुपये किलो के हिसाब से गौ जो सा है जो दूध जिस भैंस का निकालने वाला वो बेचे तो ये पड़ता है आपको 500-600 रुपये का। लेकिन इस 600 रुपये में 300 का ਭਾਈਵਾਲ ਗਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ 300 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮੱਝ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ? 300। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੱਝ ਹੋਵੇ 3-4 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ 11 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਜੀ, 11-12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ 11-12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ 800-900 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਾइम ਦਾ 11-12 लीटर या 2 टाइम ਦਾ? नहीं, 2 टाइम ਦਾ। 2 टाइम ਦਾ 11-12 लीटर? 2 टाइम का अगर 12 लीटर भी लगाएं 70 रुपए के हिसाब से तो हम तकरीबन कोई 840 रुपए के करीब आते हैं। ये तो वही फिर मजदूर की दिहाड़ी वाला हिसाब हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जी इन्हां दा खर्चा भी तो है ना जी। ਆਹੋ 300-400 ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं हो सकता। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀੜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ कैसा है वैसे? ज्यादा मजा होने फिर अच्छा कारोबार, ज्यादा मजा हो। हाँ जी, एक मज दे नाल नहीं, एक मज दे नाल। यानी कि जितना गुड़ पाओ ना मिठा। अगर आपका अच्छा फॉर्म बन जाए, आपके पास 3-3, 4-4 लाख की अच्छी भैंसें हों जो आपको 11-12 लीटर पर डे का दूध दे रही हों तो फिर आप अच्छे क्या कहते हैं बिजनेसमैन बन सकते हैं, मईशत संभाल सकते हैं। एक टाइम जो दोनों का खर्चा निकल जाएगा, एक टाइम जो बचत आ जाएगी। एक टाइम का खर्चा तो एक टाइम की बचत हो जाएगी। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। अब देखना ये है कि ये कौन साइंसदान है जो वज़ीर आज़म को ऐसे मशवरे दे रहे हैं। ज़िंदगी बहुत तल्ख है, ज़िंदगी में थोड़ा सा पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो उनसे हैं उनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे एक बिगड़े हुए नवाब का होता है ना कि भाई मैंने गरीबों की मदद करनी है। जब वो दिल में ठान लें तो पैसे बांटी जाते हैं। जब गरीबों की मदद करनी है लंगर खाने खोल देते हैं। गरीबों की मदद करनी है तो जाके वहाँ पर उनके लिए पनाहगाहें बना देते हैं। गरीबों की मदद नहीं करनी। हमने आपको अपने ऊपर बादशाह मुसल्लत नहीं किया। एक छोटे फार्म पे भी लोगों से बात की, अब एक बहुत बड़े फार्म के ऊपर हम मौजूद हैं। यही जनूबी पंजाब के अंदर ही हैं और वहाँ के एक गाँव के अंदर मौजूद हैं और यही पूछना चाह रहे हैं कि ये गायें देने का जो सिस्टम है या गायें गरीबों में बांटना वो कैसा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है? ठीक है। अच्छा चाची, ये इमरान खान साहब जो मज्जां वंड रहे ने, जी जी, तुहानू आइडिया पसंद आया? क्योंकि तुहाडे कोल ते बहुत सारा मज्जां ने। बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों की होया? जी एक मझ दे के गाय दे के बंदे नूं आजाद करी ना, वो ना काम कर सकता ना और बार मुलाजमत नहीं कर सकता। या उसकी देखभाल करे या बच्चे वास्ते कमाएगा। एक मझ जी है वो गाय मझ वो तो नहीं दे सकती इन्ना, वो 500-600 रुपया देगा बेचारा का, मझ नूं खिलाएगा या आप
ਖਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਛੱਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 10 ਗਾਇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਖਾ ਪੀ ਗਏ। ਕੀ ਖਾ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ ਗਏ ਖਾ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋੜ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚੇ ਪਾਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਵੇਚਤੀ? ਹਾਂ ਵੇਚ ਖਾ ਲਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ 15 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਡਬੋ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਾਮ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ? 12,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ। 12,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮੱਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ 12,000 रुपये कमा लेगा? जी नहीं कमा गया। उसका मकसद रखा कारण आपके घर की रोटी पकावेगा, भावें उसका चारा लेगा, भावें उसका वंडा लेगा, नहीं ले सकता। नहीं ले सकता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नहीं हो सकता ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 15 ਰੁਪਏ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮ 'ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਰੋਜ਼? ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? 1000 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੱਝ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਮੱਝ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੱਝ। ਮੱਝ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ? 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਚੁਆਈਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਸ। ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਜੇ 10 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 8 ਲੀਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3-2.5 लीटर ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ है। ये कह रहे हैं जो चुवाई का टाइम है जिसमें मझ को चोते हैं ये, यानी उसको दूध निकालते हैं, वो टाइम 3 से 4 महीने का है। बस तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250 ਮੱਝ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2000 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਕਸਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈ ਜਬ ਹੁਣ ਡੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। 2000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਗੰਦਮ ਚਾਰਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ 80-85 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਸਕੋ ਰਕਬਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਠਾ ਪੁੱਠਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੜੀ ਆਪਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਰਕਬਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏ। हाँ रकबा अपना फिर लेकिन वो तो दे ही ਉਹਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ बेचारा नज़ारे बेवा है, उसको पैसे दे दें वो अच्छा है। वो आधा कोई कारोबार कर लेगा, दुकान बना लेवे, या मकसद आधा कोई वसाइल बना लेगा। मज देने का कोई फायदा नहीं। मज देने का कोई फायदा नहीं। ये बड़ी कीमती चीज़ है। और दूध जो सा है ये पाकिस्तान में शहरी इलाकों में खालिस मिलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर आपके सामने ये दूध चो रहे हैं। मैं इसलिए नहीं ये कर पाया सारा क्योंकि भैंस जो सी है वो मेरे से फ्रैंक नहीं है और वो मुझे देख के थोड़ा घबरा भी रही है। लेकिन जो तमाम का तमाम आज का प्रोग्राम करने का मकसद था, या आज जो आपको दिखाया है उसका मकसद ये था कि कैलकुलेशन करके बताएं कि भैंस जो सी है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने जहन में मॉडल लेके आए हैं, वो फीजिबल है, वो सूटेबल है, वो फ़ायदा दे सकता है, इकॉनमी को किसी तरह बूस्ट दे सकता है, जैसे इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि इकॉनमी को बूस्ट देगा, इकॉनमी को वो बढ़ाएगा, इकॉनमी जो सी है उससे बेहतर होगी, ये देखना चाह रहे थे। हाँ, एक भैंस जो सी है अगर आप किसी को देते हैं, किसी गरीब को, नादार को, जिसके पास कुछ भी ना हो, आप उसका एसेट्स देख के, उसको ये यकीन करके कि वो गरीब आदमी है, आप उसे एक भैंस देते हैं, तो वो भैंस जो सी है आदमी रख लेगा। वो भैंस पे डिपेंड करता है कि वो भैंस कितने की है। जो मेरे पीछे आप जानवर देख रहे हैं, ये बड़े फार्म, डेयरी फार्म के जानवर हैं, जो एक एक जानवर जो सा है वो 4-4, 5-5 लाख रुपए का एक एक जानवर है। यानी कि बेहतरीन जानवर हैं जो बहुत अच्छा दूध देते हैं, जो 11-12 लीटर दूध निकालते हैं। लेकिन जो भैंस अब गवर्नमेंट जो दे रही है, गवर्नमेंट ने जो उसको हमें ये फैसिलिटी दी है और ये कफालत प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट ने लोगों को भैंसें बांटी हैं, अब डिपेंड ये करता है कि वो कितनी कीमत की भैंसें हैं। उसी सूरत में पता चलेगा कि वो कितना एक फ़ायदा देंगी। अच्छा एसेट बन जाएगा गरीब आदमी का, कोई शक नहीं है कि एसेट बन जाएगा गरीब आदमी के पास, उसकी अपनी एक जानवर आ जाएगा। और जो लाइफ स्टॉक है वो देहातों में, जिन इलाकों में ये मिल रही है, ये बड़ा अच्छा एक एसेट होता है। और गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी ना हो, जो किसी के जगह पे जाए काम करे, वो अपने लिए काम करना शुरू कर देता है। एसेट
कोई डाउट नहीं है बन सकता। लेकिन जब आप मॉडल की देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, चाइना की एग्जांपल देते हैं या दूसरी रियासतों की एग्जांपल देते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ इस तरह के स्टंट करने की बजाय इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया है, स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया है, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया गया है, वहाँ से जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं उसे प्रमोट किया गया है, लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं, इंडस्ट्री लगाई गई है, फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं, लोगों को नौकरियाँ दी हैं। हम अर्बनाइजेशन की तरफ आए हैं, एडवांसमेंट की तरफ आए हैं, जदीद दुनिया की तरफ आए हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दोबारा जानवरों के साथ जानवर करने की बात की जा रही है। ज़िंदगी बहुत तल्ख है, ज़िंदगी में थोड़ा सा पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो उनसे हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे एक बिगड़े हुए नवाब का होता है ना, कि भाई मैंने गरीबों की मदद करनी है। जब वो दिल में ठान लें तो पैसे बांटी जाते हैं, जब गरीबों की मदद करनी है लंगर खाने खोल देते हैं, गरीबों की मदद करनी है तो जाके वहाँ पर उनके लिए पनाहगाहें बना देते हैं। गरीबों की मदद नहीं करनी, हमने आपको अपने ऊपर बादशाह मुसल्लत नहीं किया। भैंस पाल के भी देख ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भैंसें भी नहीं हैं, कट्टे भी नहीं हैं, अंडे भी नहीं हैं, मुर्गियां भी नहीं हैं। वो शोशा छोड़ा था जनाब ने पीछे, वो शोशा ख़त्म हो गया, अब ख़त्म बातें नहीं। अब नया रोला चढ़ पड़ा है, वो है कोरोना का। कोरोना मुकदा कि नहीं मुकदा, लेकिन गरीब आदमी की ज़िंदगी जो सी है बड़ी सख्त है। इस सख्त ज़िंदगी को जाँचने के लिए हमने गरीब आदमी की ज़िंदगी पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया। खान साहब, आज का प्रोग्राम आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। एक 600 रुपया दिन में कमाने के लिए ना ज़िंदगी को अजाब में डालना पड़ता है, और ज़िंदगी कितनी मुश्किल करनी पड़ती है वो ज़रा जाके देखें कि एक मज़दूर की ज़िंदगी कितनी सख्त होती है। ज़रा जाके देखें और कितने पैसे कमाता है और उन पैसों में क्या कर पाता है, देखें ज़रा। मज़दूर जो सा है वो आधी दिहाड़ी पे आया, 600 रुपये में पहुँचा हूँ मैं यहाँ पे। है तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात। उस्ताद जी और की लेना है? रेत ले आ थल्लो रेत। अच्छा उस्ताद जी। हाँ मसाला बना 4 कड़ाइयां दा। अच्छा जी, ये मेरे उस्ताद हैं, ये राज हैं, हम दोनों मजदूर हैं। तो ये मेरे बॉस हैं, सुपरवाइजर हैं। तो किस तरह पकाते हो? बस की करना, बस मरचा मुर्चा कुट के गुजारा कर लेना बस। तो जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी बस ये ऐसे ही गुजरती है। बड़ा महंगा पिया है दूध यार। 100 किलो चावल कर दियो जी जी ते दाल दे दियो चने दी। जी नहीं जी, दाल बंद कीजिए, दाल बंद। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि मेरा जो वजीफ़ा यानी कि उनकी जो तनख्वाह मुकर्रर की जाएगी वो इतनी करें जितनी मजदूर की मजदूरी है। अगर मुझे लगे कि मेरा गुजारा उसमें नहीं हो सकता तो मैं मजदूर की जो मजदूरी है वो बढ़ा दूंगा। आज की दिहाड़ी में से सब दूध, सब्ज़ी और खाना लेने के बाद सिर्फ 20 रुपये बचे। ज़िंदगी बहुत तल्ख है, ज़िंदगी में थोड़ा सा पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो उनसे हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे एक बिगड़े हुए नवाब का होता है ना, कि भाई मैंने गरीबों की मदद करनी है। जब वो दिल में ठान लें तो पैसे बांटी जाते हैं, जब गरीबों की मदद करनी है लंगर खाने खोल देते हैं, गरीबों की मदद करनी है तो जाके वहाँ पर उनके लिए पनाहगाहें बना देते हैं। गरीबों की मदद नहीं करनी, हमने आपको अपने ऊपर बादशाह मुसल्लत नहीं किया, वज़ीर आज़म बनाया। वज़ीर आज़म बनाया है, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। जो जमहूरियत में अवाम होते हैं, आप कहते हैं ना मुझे जमहूरियत बहुत पसंद है, तो जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं। ये जितने भी आपके अवाम हैं ये फ़कीर नहीं है आपके दर पे आए हुए, ये लोग आपको वोट डाला है, अपनी सबसे कीमती चीज़ आपको दी है और आप उसके कस्टोडियन हैं, इनके हकूक़ के कस्टोडियन हैं, और इनके हकूक़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपकी है। आपने इनको फ़कीर नहीं बनाना, आपने इनको रोज़गार देना है, इनको मौक़े देने हैं। और पाकिस्तान में फ़कीरों की फ़ौज खड़ी करने की बजाय अगर आप कोशिश करें कि इनके हाथ में औजार दें, इनके हाथ में हुनर दें और यहाँ से प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा। और कोशिश करें, जो आपका विज़न था, जो आप चाहते थे कि मैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करूँगा, और ये आप चाहते थे और आपके पीछे हम सारे चाहते थे कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करें, तो खुदारा फ़कीर ना बनाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करें, हमें मौक़े दें। हमें बड़ा हुनर है, हमें बहुत जज्बा है, हमें बहुत डिटर्मिनेशन है, हमें सिर्फ चैनलाइज करने की ज़रूरत है उस सबको, उन नौजवानों के जज्बे को। तो खुदारा लोगों पे तरस खाएं, उनके ऊपर रहम करें, उनकी हालतों पे रहम करें, और उनको फ़कीर बनाने की बजाय उनकी डेवलपमेंट पे, उनको मौक़े देने पे काम करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।